हाय दोस्तों, आज कंप्यूटर की क्लास में हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट को समझने से पहले हम एक चीज को समझते हैं, इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या फर्क है। इंट्रानेट की अगर मैं बात करूं तो इंट्रानेट एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो सीमित एरिया तक किसी संस्था या संगठन के कंप्यूटर को ही जोड़ने का कार्य करता है, जबकि इंटरनेट एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं। तो इंट्रानेट केवल संस्था या संगठन के या कैंपस के तहत ही कंप्यूटरों को जोड़ेगा और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करता है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इंटरनेट। देखो, इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट को हम अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। इसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क इसलिए बोला जाता है कि दुनिया में किसी भी जगह पर अगर कोई कंप्यूटर है तो इस नेटवर्क के द्वारा हम उन कंप्यूटरों से जुड़ सकते हैं, इसलिए हम इसको अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर बोलते हैं। दूसरा, इसे हम पब्लिक नेटवर्क भी बोलते हैं। अब इसे पब्लिक नेटवर्क इसलिए बोला जाता है कि दुनिया की किसी भी पब्लिक को हम आसानी से एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, और इसके होने की वजह से आज हम तमाम दुनिया की संस्कृति के बारे में जान पा रहे हैं। तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क भी होता है और एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विश्व का पहला नेटवर्क इंटरनेट कौन सा था? विश्व का प्रथम नेटवर्क, अगर बात की जाए कि विश्व का प्रथम नेटवर्क कौन सा था तो ARPANET, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या नाम है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये दुनिया का पहला नेटवर्क था। ARPANET, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका पूरा नाम है। और इसका जो प्रयोग किया गया था वो यूएस डिपार्टमेंट द्वारा किया गया था। मतलब इसका प्रयोग जो किया वो यूएस डिपार्टमेंट द्वारा किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ध्यान रखना इसका, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में जो पहला नेटवर्क था उसका यूज किया गया था। ध्यान रखना, अप्रानेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम बार यूएस डिपार्टमेंट द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के लिए किया था। इसके अलावा अगर बात करें कि इंटरनेट की सर्विस कौन देता है, सर्विस प्रदाता कौन होता है, तो सर्विस देने वाले को हम बोलते हैं आईएसपी। क्या बोलते हैं? आईएसपी। आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
क्या नाम होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान रखना कि इंटरनेट की सुविधा देने वाले को हम सर्विस प्रदाता बोलते हैं, जिसे हम आईएसपी के नाम से जानते हैं। और आईएसपी की जो फुल फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसी के द्वारा आपको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो एक बार इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में। देखो आगे बढ़ते हैं इंटरनेट में। इंटरनेट में हम आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हम लेते हैं भारत के मुख्य आईएसपी कौन है। भारत के मुख्य आईएसपी, मुख्य आईएसपी की अगर मैं बात करूं तो भारत के प्रमुख इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है। तो इसमें हमारे पास 3 नाम है, जिसमें पहला आता है एमटीएनएल। कौन सा है? एमटीएनएल। इसके अलावा आता है नंबर 2 पे बीएसएनएल, और नंबर 3 पे आता है बीएसएनएल, या यूं कर लो बीएसएनएल और बीएसएनएल। बात करूं कि सबसे पहले कौन सा है, तो एक बार नंबर 1 पे जो आया था वो था बीएसएनएल, फिर एमटीएनएल और फिर बीएसएनएल। देखो बीएसएनएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड। आपको पता होगा एक वैकेंसी आई थी एलडीसी की 10,000 की, शायद 2018 में था, और 2018 में उस एग्जाम में ये पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम जो इंटरनेट की व्यवस्था लाने वाली जो कंपनी थी वो कौन सी थी। तो ध्यान रखना कि भारत में सबसे पहले जो इंटरनेट या नेटवर्क की सुविधा प्रदान की थी वो की थी बीएसएनएल ने, जिसे आज हमने नाम बदलकर क्या कर दिया? बीएसएनएल कर दिया। तो पहले जो थी उसका नाम क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, और दूसरी जो आई थी वो थी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और वर्तमान में उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया? बीएसएनएल, मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार की अपनी नेटवर्क सर्विस है। यह बात अलग है कि ये 4G में लॉन्च नहीं हुई, उसका रीजन तो देखो पॉलिटिक्स पार्टी अपना जाने, लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो बीएसएनएल के टावरों पे ही आप देखोगे तो अन्य कंपनियों के साथ टावर लगे हुए हैं, ऐसा शायद मैंने कुछ खबरों में पढ़ा था। और यही आज वो कंपनी है जो अपने एक समय में शायद डूबने वाली थी, अब धीरे धीरे इसके शायद जब से जियो और अन्य जो टेलीकॉम कंपनियां हैं महंगी हुई, तो महंगी होने के बाद में इन्होंने कहा कि हम भी 5G 4G सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, उसके बाद में इसे वापस से कस्टमर बढ़े हैं। तो जो भारत के मुख्य आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनमें पहला नाम बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, फिर इसके बाद में एमटीएनएल आता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और तीसरा जो बताया गया वो है बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड। तो एक बार इसको भी आप कंप्लीट कर लो तीनों को। इसके बाद में हम लेते हैं इंटरनेट के घटक। कि इंटरनेट के घटक कौन कौन से।
तो इंटरनेट के घटक में आता है सबसे पहले नंबर 1 पे वेब ब्राउजर। कौन सा? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की अगर मैं बात करूं तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या बताया गया है? वेब ब्राउजर को एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया गया है जिससे इंटरनेट चलाया जाता है। इंटरनेट चलाने के लिए, चलाने में यूज होता है। इसके अलावा दूसरा आता है नंबर 2 www, 3 बार W, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर उपलब्ध जितनी भी जानकारियां होती है वो हमें www पे ही मिलती है। तो आप जो भी सर्च करते हो या जो भी सूचनाएं प्राप्त करते हो दुनिया भर की, तो वो हमें कौन प्रदान करवाता है? www, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स किसमें लिखे जाते हैं? तो वो लिखे जाते हैं HTML में। किसमें लिखे जाते हैं? HTML में। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कि भाई जो वर्ल्ड वाइड वेब प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पे हमारे जो डाटा डाले जाते हैं वो किस फॉर्मेट में डाले जाते हैं, तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं HTML। और इस HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि एक बार आप इसे कंप्लीट कर लो। हो गया? देखो आगे बढ़ते हैं। 2 हो गए घटक, वेब ब्राउजर और www। नंबर 3 पे लेते हैं हम। नंबर 3 पे आता है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। क्या होता है? वेबसाइट का यूनिक एड्रेस। क्या होता है? यूनिक एड्रेस, जो खासतौर से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है http://www.ecs.co.in। इस प्रकार का एक एड्रेस होता है वेब एड्रेस। ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि HTTP क्या होता है, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अन्य घटक में अगर मैं बात करूं तो जो आपके आते हैं वो आते हैं डोमेन। अगर डोमेन की अगर मैं बात करूं कि इंटरनेट के घटक में जैसा कि हमने वेब एड्रेस के बारे में बात की, तो डोमेन क्या होता है? तो डोमेन आपने देखा होगा कि लास्ट में हमें .in, .com, .uni, .edu ये जो वर्ड मिलते हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन कोड्स। और इसी से हमें पता लगता है कि कोई भी जो वेबसाइट है वो किस प्रकार की वेबसाइट है। जैसे .com आता है तो कॉमर्शियल वेबसाइट हो गई, .uni आता है तो उसका मतलब हो गया कि किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, और अगर आपके .in आता है तो .in का मतलब होता है कि भाई इंडिया की वेबसाइट है। इसके अलावा आपके जैसे .edu आता है तो किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी क्या
वेबसाइट होगी। तो इस प्रकार से हम अलग अलग पहचान कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ डोमेन कोड बताता हूँ जो एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखो जैसे यूनिवी, ये होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए लगता है। इसके अलावा .com, ये होता है कॉमर्शियल, कौन सी वेबसाइट के लिए यूज होता है, कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए। इसके अलावा .edu मतलब एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट होगी। इसके अलावा .org, org मतलब किसी संगठन से संबंधित, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित वेबसाइट होगी। इसके अलावा .net की अगर मैं बात करूं तो .net की किसी नेटवर्किंग से संबंधित होगी, नेटवर्किंग वेबसाइट होगी। इसके अलावा .info की बात करूं कि .info किसके लिए यूज होता है, तो इंफॉर्मेशन से संबंधित वेबसाइट होगी। इसके अलावा .nic की बात की जाए तो .nsi का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की वेबसाइट है, सेंटर की वेबसाइट है। इसके अलावा कुछ और भी आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे .in का मतलब इंडिया की वेबसाइट है, .in मतलब इंडिया की वेबसाइट है। इसके अलावा .usa की मैं बात करूं तो ये अमेरिका की वेबसाइट है। इसके अलावा मैं .au की बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। इसके अलावा .pk की मैं बात करूं तो पाकिस्तान की वेबसाइट है ये। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी इन डोमेन कोड से आप पता लगा सकते हो कि जो वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। तो देखो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल रहे हो तो आप हमेशा .uni चेक करो, मतलब इसका क्या होगा कि यूनिवर्सिटी से संबंधित वेबसाइट है ये। अगर आप किसी कॉमर्शियल वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो उसके लिए .com यूज होगा। अगर आप किसी एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो उसका डोमेन कोड जो होगा वो होगा .edu। अगर आप संगठन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो उसमें .org मिलेगा आपको डोमेन। इसके अलावा आप किसी नेटवर्किंग साइट को यूज कर रहे हो तो उस पर आपको .net मिलेगा। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन लेने वाली साइट को यूज कर रहे हो तो उसमें आपको .info का डोमेन मिलेगा। इसके अलावा आप किसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर से संबंधित वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो उसमें आपको .nic मिलेगा। अब बात करते हैं कि हम कौन सी देश की वेबसाइट है, कौन किसकी है, तो उसके लिए मैं आपको 4 डोमेन कोड बताता हूं जिससे आप काफी पहचान कर सकते हो। देखो 4 डोमेन कोड में अगर मैं बात करूं, आपको पहचान करनी हो कि इंडिया की वेबसाइट है या नहीं है। तो इंडिया की जो वेबसाइट होगी उसमें आपको मिलेगा .in, क्या मिलेगा .in। अगर आप किसी बाहरी देशों की वेबसाइट को यूज कर रहे हो या ओपन कर रहे हो तो उसमें आपको जैसे आपको मिल गया .usa, क्या मिल गया .usa। तो .usa की जो वेबसाइट है उससे आप डोमेन कोड है उससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये इंडिया की वेबसाइट नहीं है, अमेरिका की वेबसाइट है। इसके अलावा .au मिलता है तो आप पहचान सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है। इसके अलावा .pk अगर मिलता है, सबसे खतरनाक, ध्यान रखना इसको, in चलेगा, .usa चलेगा, .au चलेगा, लेकिन .pk नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि .pk पाकिस्तान की वेबसाइट है। अगर आप .pk नाम की डोमेन कोड की कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हो तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं खतरा हो, इसलिए बच के रहे कि .pk पाकिस्तान की वेबसाइट का डोमेन कोड होता है। आई बात समझ में? तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो और सही तरीके से आप अपने मोबाइल या टेलीफोन या कंप्यूटर वगैरह में जहाँ पे भी आप वेबसाइट सर्च करते हो तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें। ठीक है, एक बार आपको काम लो। आगे घटक में लेते हैं हम
होस्ट नेम, क्या लेते हैं, होस्ट नेम। होस्ट नेम की अगर मैं बात करूं तो ये www पर उपलब्ध वेबसाइट का नाम होता है। www पर उपलब्ध वेबसाइट का नाम होता है। अब वेबसाइट का नाम कैसे, जैसे आपने www.uniraj लगाया, www.uniraj लगाया तो ये वेबसाइट का यूनिराज क्या हो गया, होस्ट नेम हो गया। ठीक है, इसके अलावा वेब ब्राउजिंग क्या होता है, वेब ब्राउजिंग। तो वेब ब्राउजिंग का मतलब होता है कि आप इंटरनेट के माध्यम से किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वो आपकी वेब ब्राउजिंग कहलाती है। वेब ब्राउजिंग मीन्स कि आप अपने इंटरनेट सुविधा के द्वारा किसी भी साइट को अगर ओपन कर रहे हो तो वो वेब ब्राउजिंग है। तो वेबसाइट को ओपन करना, वेबसाइट को ओपन करना। इसके अलावा आता है अपलोडिंग। अपलोडिंग की अगर मैं बात करूं तो आप इंटरनेट पे या किसी वेबसाइट पे आप अपने फोटो या इंस्टाग्राम पे कुछ भी आप डालते हो तो वो आपकी क्या होगी, अपलोडिंग। अब एक इसी के अपोजिट होता है डाउनलोडिंग, मतलब आप किसी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो वो आपकी क्या होगा, डाउनलोडिंग होगा। तो अपलोडिंग मतलब वेबसाइट पर कुछ अपलोड करना। और डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग होता है वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसके अलावा ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म ध्यान रखना, ईमेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपने भेजी होगी, कईयों को भेजी होगी, ध्यान रखना। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं ईमेल के बाद में। तो ईमेल के बाद में जो हमारा घटक आता है उसमें हम लेते हैं ई कॉमर्स। क्या लेते हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता है ऑनलाइन खरीदारी करना, मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर सामान खरीदना व बेचना, खरीदना या बेचना, उसको हम क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स बोलेंगे। अगर हम ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते हैं या कोई भी सामान हम बेचते हैं ऑनलाइन माध्यम से तो उसे हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, 4 प्रकार का। कैसे, तो 4 प्रकार में पहला आता है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा जो आता है वो आता है B2C। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर। इसके अलावा तीसरा जो आता है वो आता है C2C, C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। और एक चौथा आता है C2B। कौन सा आता है, C2B। C2B में क्या होगा, कस्टमर टू बिजनेस। क्या होगा, कस्टमर टू बिजनेस। तो ध्यान रखना ई कॉमर्स 4 प्रकार का होता है।
ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला B2B, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बिजनेस से बिजनेस। इसके अलावा दूसरा होता है B2C, B2C मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। तीसरा C2C, कस्टमर टू कस्टमर। और चौथा जो आखिरी आता है वो आता है C2B, C2B का मतलब होता है कस्टमर टू बिजनेस। तो ये 4 प्रकार के ई कॉमर्स किए जाते हैं, मतलब ऑनलाइन सामान खरीदने और बेचने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे कंप्लीट करें। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लेते हैं एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स मतलब मोबाइल से खरीदारी करना। क्या? मोबाइल से खरीदारी करना। अब इसमें जो मोबाइल है, इस मोबाइल को हम बोलते हैं PDA। क्या बोलते हैं? PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? पर्सनल असिस्टेंट, सॉरी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? मोबाइल को पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट तो है भैया, क्योंकि जितनी बार आप किताबों को नहीं देखते उतनी बार शायद आप मोबाइल को देखते हैं, और आपकी पूरे डाटा, आपके बैंकिंग, आपके फोटोग्राफ्स, आपके वीडियो सारे आप इसी में रखते हो। तो एक तरीके से आपका क्या हो गया? असिस्टेंट हो गया मोबाइल, और मोबाइल आपका असिस्टेंट है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और इसका यूज एम कॉमर्स में किया जाता है, क्योंकि आप मोबाइल से खरीदारी करते हो तो पर्सनल मोबाइल हो गया, और मोबाइल कॉमर्स से आप कोई खरीदारी करते हो तो इसको हमने व्यापार में शामिल कर लिया। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं ई बैंकिंग। क्या? ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्या बोल सकते हैं इसे? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अलावा हम इसे और भी बोल सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट बैंकिंग। इसके अलावा हम इसे वर्चुअल बैंकिंग भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना है इन चीजों का कि भाई ई बैंकिंग क्या होता है। तो ई बैंकिंग का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसे हम नेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं और वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आज आप देखते हो जितने भी ऑनलाइन वगैरह ट्रांजैक्शन वगैरह आप कर रहे हो तो बैंक से एक कोड लिया जाता है, उस कोड के बाद में आपको नेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। तो इन ई बैंकिंग के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि ई बैंकिंग में हम किन किन चीजों का यूज करते हैं। तो एक होता है आपके EFT। क्या होता है? EFT। EFT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं इसे। आई बात समझ? इसके अलावा हम बात करें कि EFT कितने प्रकार की होती है, तो EFT होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, जिसमें पहला है NEFT। पहला क्या है? NEFT। और एक होता है नंबर 2 पे RTGS। आपने यूज किया होगा, ई बैंकिंग के तहत EFT में एक होता है आपके NEFT और एक होता है RTGS। हम पहले बात करते हैं NEFT क्या होता है।
तो एनएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस की अगर मैं बात करूं तो इसे हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ध्यान रखना कि ई बैंकिंग में हम ईएफटी का यूज करते हैं। किसका? ईएफटी का यूज करते हैं। अब ईएफटी जो ई बैंकिंग में होती है वो होती है दो प्रकार की, जिसमें पहली मैंने क्या बताई आपको? एनईएफटी। क्या बताई? एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और दूसरा मैंने बताया आरटीजीएस। आरटीजीएस और आरटीजीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये था आपके इंटरनेट और इंटरनेट के घटक। आगे हम जो बात करेंगे इंटरनेट के अंतर्गत जो अलग अलग नेटवर्क आते हैं या नेटवर्क कम्युनिकेशन जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे सीईटी के एग्जाम के लिए या बैंकिंग के लिए या आपके एसएससी के लिए या आपके जो अभी हाल ही में जैसे सीईटी 10+2 की जो फॉर्म आया है उनके अंतर्गत भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक धन्यवाद।